हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का PWIIT जैम CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आज मेरे साथ हैं जैन सर और हम बात करने वाले हैं CSR नेट के एग्जाम के लिए। CSR नेट एग्जाम जो डेस्टिनेशन आपका है एग्जाम को क्वालिफाई करना, उसके लिए क्या डायरेक्शन होनी चाहिए पूरे एग्जाम के लिए, वो हम बात करेंगे। वो चर्चाएं आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सो गाइस, इस सेशन में हम बेसिकली दिशा की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी नेट की दशा को डिफाइन करेगी, राइट ना। तो इस पूरे सेशन में हम उन बातों को डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको नेट एग्जाम में मदद करेगी, नेट एग्जाम को आसान बनाएगी। ठीक है जी, तो आइए उन सारी बातों को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी भी आपके नेट के एग्जाम में 4-5 महीने बाकी है, तो 4-5 महीने एक इनफ स्टेज होती है। अगर आप अच्छे से टाइम दो तो आप अच्छा हासिल कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो जो आज से शुरू कर रहा है वो भी पूरा अच्छा माइंडसेट रखे, जिसने पहले थोड़ा सा कर रखा है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना है, वो भी एक अच्छे माइंडसेट से चीजों को शुरू करे। एक नया एग्जाम है, एक नई तारीख आने वाली है कि इस दिन एग्जाम होने वाला है, तो पूरा एकदम एनर्जेटिक रहकर आपको इसकी तैयारी करनी है। एग्जैक्टली। चलिए एग्जाम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्या कैसा दिखने वाला है आपको एग्जाम। तो ये हमारा केमिकल साइंसेज का एग्जाम होने वाला है। CSR नेट एग्जाम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए आपका जनरल एप्टीट्यूड रहता है, 20 क्वेश्चन उसमें आते हैं, है ना। उसमें से अटेम्प्टेशन पूरी नहीं करनी है, 15 अटेम्प्ट कर सकते हो मैक्सिमम। पार्ट बी और पार्ट सी आपका केमिकल रहता है, केमिस्ट्री रहता है, केमिकल साइंस रहता है। पार्ट बी एक तरीके से कह सकते हैं थोड़े से छोटे क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि छोटे इन द सेंस कि 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं, और पार्ट सी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। पार्ट बी में आपको एक अटेम्प्टेशन रहती है कि 35 करने होते हैं, मैक्सिमम करने होते हैं, और पार्ट सी में 60 में से 25 मैक्सिमम करने होते हैं, यानी कि सर 35 लीव भी करने हैं। एग्जैक्टली सर, और यही इस एग्जाम का ब्यूटी है ना। कहीं ना कहीं यही वो चीज है जो इस एग्जाम को बहुत आसान बना देती है। आसान, अलग बिल्कुल कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी ये बिल्कुल सर एग्जाम से। तो आइए इस बात को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि ये डिफरेंट क्यों है। हाँ जी। तो जैसा कि ऊपर लिखा है टोटल 120 सवाल आते हैं। हाँ। ठीक है जी, 120 सवाल आते तो हैं। जो तुम परीक्षा दोगे, पेपर दोगे, तो उसमें 120 सवाल मिलेंगे, बट 120 नहीं करने यार। उस 120 में से भी कितने करने हैं? 75 क्वेश्चन करने हैं। एग्जैक्टली सर, राइट। और ये 75 भी पूरे नहीं करने यार। 75 करोगे तो 200 नंबर आ जाएंगे। 75 भी पूरे नहीं करने। 75 में से हमें इतने ही सवाल करने हैं कि हमारा जो मार्क्स हो, नेट फाइनल रिजल्ट हो, वो 110 और 120 में लाइक, राइट ना। अब ये जो नंबर हमने लिखा ना यहाँ पे 110 और 120, इसमें कुछ खास है ना। खास ये है कि अभी तक की जो भी JRF की कट ऑफ गई है वो इसी रेंज में लाई गई है ना, 110 और 120 के, या फिर इससे कम में लाई गई है ना। ये सेफ साइड है, यहां ले आओगे तो एकदम सुरक्षित हो, आराम से आपके JRF क्वालिफाइड है। और ये जर्नल के लिए बातें हो रही हैं। हाँ। तो बाकी सबके लिए तो ऑटोमेटिक है ये। एग्जैक्टली। तो 120 टोटल क्वेश्चन है ना। 120 में से 75 करने हैं। पहला टारगेट बस सिंपल सा ये रखना कि पेपर में 120 क्वेश्चन देख पाओ। बिल्कुल, ये देख बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देख पाओगे तभी 75 सेलेक्ट कर पाओगे, है ना। सिलेक्शन भाई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्वेश्चन छोड़े कौन से हैं, है ना। जैसे कि पार्ट सी में से 60 में से 25 करने हैं, तो वो 25 ऐसे हो जिसमें आप काफी श्योर हो, है ना, जिसमें तुक्के लग रहे हैं। बाद में ऐसा भी होता है, आप 1-2 बार ये एग्जाम जब भी दोगे ना, मैं चाहूंगा ही नहीं कि 2 बार दो, एक ही बार दो, एक बार में हो जाए, मगर आप खुद इससे फैमिलियर हो जाओगे कि पार्ट सी में से जब 25 सेलेक्ट करने होते हैं ना, तो कई बार आपको 26-27 में थोड़ा सा ये रहता है कि इसमें से किसको छोड़े किसको नहीं छोड़े। और अगर आपको रह रहा है कि 4-5 में डाउट है, तो आप 23 तक भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हम बात करने वाले हैं। बट हाँ, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 120 क्वेश्चन आपको देखना बहुत जरूरी टास्क है, एक इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि सिलेक्शन उसी के बेसिस पे आप कर पाएंगे, है ना, कि 120 में से 75 कौन से करें। सही बात है ना। तो अब सवाल उठता है कि ये जो 75 क्वेश्चन है ना यार, ये आएंगे कहां से। बिल्कुल। तो डेफिनेटली यार हमें ना नेट में ना एक सिलेबस दिया होता है। जी हाँ, बिल्कुल दिया होता है, और उस सिलेबस में यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल जो अपने पास यूनिट्स है ना, वो 39 यूनिट्स मेंशन है अपने नेट के एग्जाम में, या यूं कह ले नेट के जो सिलेबस में। ठीक है, अब उसमें से भी 39 में से भी फिजिकल का कितना कंट्रीब्यूशन है जी? 14। अगेन इनऑर्गेनिक का कितना है? 13 है। और ऑर्गेनिक का कितना है जी? 12। तो ओवरऑल ये कुछ यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे सवाल पूछे जाएंगे।
तो ये अगर तीनों को देखो, 3 अगर आप स्ट्रेंथ बना रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, बट ये सच्चाई है ना, जितने भी एग्जाम निकले हैं हर किसी का ऐसा रहता है कि 2 को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से करते हैं, हाँ, 2 एक सेक्शन वीक हो जाता है, एक सेक्शन वीक हो जाता है, जी, जी, है ना। पर मतलब एक माइंडसेट जरूर मत क्रिएट करो, क्योंकि नेट दे रहे हो तो कभी गेट भी देना होगा, और गेट में फिर तीनों आपको करने पड़ेंगे। बट हाँ, यहाँ पर आपके पास जैसे सर ने बताया ना, इस एग्जाम की ब्यूटी ये है कि भैया थोड़ा सा ऑप्शंस हैं, चीजें छूट सकती हैं, तो अगर कुछ यूनिट आपकी कम भी रह जाती है ना तो भी पार लग जाता है। यानी कि अगर 2 चीज आपके बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है ना भाई, मतलब लेट सपोज फिजिकल ऐसा है कि भाई फिजिकल तो वैसे भी बनेगा। हाँ बनेगा ही बनेगा, फिजिकल तो ऐसे भी टूल है, अगर एक बार बन गया ना आपका तो भैया उसके क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर ऐसे है कि 2 यूनिट इतनी शानदार है तो तीसरी अगर वीक भी रहती है ना तो कहीं ना कहीं सर जाता है, हो जाता है, कंपनसेशन हो जाता है उसका। और फिजिकल के बारे में जो है, फिजिकल के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ, ये आजकल ना जो अभी रिसेंट नेट हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट करने लग गया है, एक ये जो सेक्शन है फिजिकल वाला। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां से सवाल बहुत सिंप्लीफाइड वे में पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू अगर हम बाकी सेक्शंस की बात करें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, तो उसके कंपैरेटिवली जो फिजिकल है ना वो बहुत आसान आने लग गया है ना, तो वो एक एडवांटेज होता है हमारे पास। और ये शायद हो भी इसीलिए रहा है ताकि हर इंसान तीनों चीजें पढ़ने लगे। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सर ये होने लग गया था कि भाई ऐसा भी एक टाइम था कि सिर्फ ऑर्गेनिक करके निकाल रहे हैं, इनऑर्गेनिक करके निकाल रहे हैं। बट कई बार ये होता है कि जैसे इनऑर्गेनिक आपकी स्ट्रेंथ है और उन्होंने भी मतलब चैलेंज ही ले लिया कि अच्छा इसकी स्ट्रेंथ है तो इसी को ही देखते हैं, और इतना अच्छा कर देते हैं इसको कि फिर इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, और ये चाहे कितना भी आसान हो, आप इसे देख के ही नहीं गए हो तो भैया फिर गड़बड़ है। बिल्कुल, इसलिए देख के सब जाओ। ये स्ट्रेंथ और ये जो वीकनेस है ये बाद में आप अपने आप ही डिसाइड कर लोगे जब रिवीजन कर रहे हो। Exactly. तो पढ़ते टाइम जब चीजें शुरुआत होंगी तो भैया तीनों चीज पढ़नी है, ये क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो अब बात ये है कि ठीक है सर, हाँ 75 क्वेश्चन करने, ठीक है जी। अगेन 75 कितने का आता है जी? 200 मार्क्स का, ठीक है। इसमें से जेआरएफ करने के लिए 110 से 120 की रेंज में अगर आता है जनरल कैटेगरी के लिए तो बात बन जाएगी अपनी। अब अगली बात जो इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है सर 39 यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ठीक है सर हमें सारी तो नहीं करनी है, ये तो ऑब्वियस है, ये तो बात निश्चित है। बिल्कुल, इनमें से करनी कौन कौन सी है ना, कि जब फिजिकल की बात आए कि कौन कौन सी कर लें कि भैया नैया पार हो जाए, इनऑर्गेनिक की बात आए, ऑर्गेनिक की बात आए, तो आइए उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल जी, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से पहले हम जस्ट बताने वाले हैं कि कितने कितने, ये एक जनरल आइडिया है, हमने बस ये किया हुआ है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल के, जैसे कई बार ये डाउट होता है कि किसके क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो लमसम इक्वल ही रहता है। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल ही रहता है। अब डिपेंड करता है कि तुम किसको ज्यादा भाव दे रहे हो, है ना। जैसे फिजिकल को ज्यादा दोगे तो तुम्हें ज्यादा लगेगी कि भैया ज्यादा नंबर की आई है, ठीक है। जो मार्क्स आता है, जो ओवरऑल पेपर आता है वो सेम ही आता है, तीनों का सेक्शन का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम ही आता है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात की, जो हम पढ़ के जाते हैं ना बाहर आके हमें वही ज्यादा है, मगर लगभग इक्वल रहता है। और तैयारी जो इंसान कर रहा है वो यही माइंडसेट से करेगा कि तीनों में से इक्वल ही है उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, अगर आपको 2 स्ट्रेंथ बना के चलनी है वो अलग बात है, बट आती तीनों इक्वल है, ये बात ध्यान रखना। किसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट रहती है वो एक बार बात कर लेते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे जो बड़ा चैप्टर है वो मैं मानता हूं कि कोऑर्डिनेशन है ना। कोऑर्डिनेशन देखो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रहे हैं एक तो, और सबसे बड़ी बात इसके क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों के नहीं होते। हाँ। इसके क्वेश्चन इन द सेंस ये आप कब से पढ़ते आ रहे हो, है ना। ये 11th 12th में कनेक्ट होने लग गया था, फिर बीएससी में अच्छा खासा पढ़ा, किसी ने जैम दिया होगा तब बहुत अच्छा खासा पढ़ा होगा, बिल्कुल। इसीलिए ये चीजें, और मास्टर्स में भी जैसे सेलेक्टिव जब सब्जेक्ट होते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हर कोई पढ़ता है, तो ये एक बड़ा चैप्टर है। आई थिंक पूरी ही केमिस्ट्री में अगर हम 2-3 चैप्टर जब सेलेक्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेशन का नाम बिल्कुल आता है, ठीक है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि सर ये कंसिस्टेंटली है, हाँ, और सेम वेटेज पे कंसिस्टेंट, बिल्कुल पॉइंट है, बिल्कुल सेम वेटेज पे कंसिस्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने लिए चैप्टर। बिल्कुल, जैसे कंसिस्टेंट की बात बिल्कुल सही, जैसे ये बायो इनऑर्गेनिक है, इससे आ रहा है ना 6-8 मार्क्स का आ रहा है हर बार, कभी कभी इससे 12 मार्क्स का भी चला गया था, मतलब एक ही एग्जाम में एक
आयरन सल्फर सिस्टम सर वही 8 मार्क्स का आ गया था सिर्फ। अच्छा। इसका एक टॉपिक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मगर वही है कि कंसिस्टेंट नहीं है इसकी तरह, ये हमेशा आता है। ये तो दिलाएगा, ये तो दिलाएगा पक्का ही है, दिलाएगा। ये तो पक्का है। किसी नेट में बैठ जाओ, ये तो दिलाएगा ही भैया। किसी नेट का पीवाईक्यू उठा लेना, हाँ। इसमें से है। और इसके भी कुछ क्वेश्चन तो वही बिल्कुल जैसे ओरजल है, ओरगल से आएगा ही आएगा, हाँ, हाँ, आएगा ही आएगा। और अगर ढंग से पढ़ा है तो उसका क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। बिल्कुल। तो ये भाई कुछ टॉपिक होने वाले हैं। बायो इनऑर्गेनिक मतलब पहली प्रायोरिटी तो इसी को देनी है, ये प्रायोरिटी है, और ऑर्गेनोमेट्री, ये दोनों है। अब जैसे बच्चे देख, मेन ग्रुप सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट सच्चाई है कि समुंदर है भाई, समुंदर, बहुत बड़ा exactly, समुंदर हाँ, है। सही वर्ड यूज किया सर, समुंदर ही है। समुंदर ही है। आपके हाथ में वो वाली बाल्टी आ गई तो आ गई। ये ऐसा नहीं है कि हम सब्जेक्ट से आपको वो डरा रहे हैं, बट सच्चाई है। मेन ग्रुप भी पढ़ाया जाता है, मेन ग्रुप भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, इसके भी लेक्चर बहुत बड़े बड़े जाते हैं और इन सब के भी जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन है, बट ये एक तरीके से बहुत वास्ट है। तो इसीलिए भाई पहले प्रायोरिटी पे कोऑर्डिनेशन करो, ऑर्गेनोमेट्रिक करो, बॉन्डिंग करो, और ये बायो इनऑर्गेनिक वगैरह ये करो। ये 4-5 तो एकदम स्ट्रेंथ रखो। इसमें एक नहीं मेंशन है, एक ये भी है मोसबियर, है ना, ईएसआर और मोसबियर, ये लगा लो। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है सर, एक हफ्ते की ये यूनिट होती है ना, 5-6 लेक्चर की होती है, हाँ, और 4 मार्क्स दे के चला जाता है। डेफिनेटली होते हैं 4 हाँ, 4 मार्क्स में इसका एक क्वेश्चन आता है, तो इसको भी देख के चले जाना। और ये लमसम आपकी आप जब इसको इकट्ठा देखोगे ना पूरे पेपर में, तो आधे से ज्यादा पेपर कंटेन करता है ये इसी में से आ जाएगा। तो ये था इनऑर्गेनिक का ना, केमिस्ट्री कि जो इनऑर्गेनिक में से टोटल यूनिट्स दे रखी हैं, उनमें किस किस को कर ले कि भैया बात बन जाएगी। तो दैट इज व्हाट द चैप्टर जो अपन ने मेंशन किया, और सर ने बताया भी है इसका सीक्वेंस ये होने वाला है। आप इसी सीक्वेंस में इसको फॉलो कीजिए, ठीक है जी। ठीक है, ये तो करना ही करना है। और बाकी जब पढ़ाया जाएगा, जैसे मान लो आपकी इनऑर्गेनिक ही स्ट्रेंथ है, लेट्स सपोज इनऑर्गेनिक स्ट्रेंथ है, तो फिर एक सिंगल चीज भी नहीं छोड़नी। जैसे अभी हमने बात करी, जो 2 स्ट्रेंथ होगी ना, उसमें दोनों में एक सिंगल चीज भी नहीं छोड़नी। ये उन लोगों के लिए मेन हो जाता है, जैसे इनऑर्गेनिक किसी का वीक पॉइंट है, तो भैया ये तो कर जाना, ये वाला काम तो कर ही जाना। ये तो कर ही जाना। जैसे मान लो मेरे को इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पसंद, जबकि मेरे को तो पसंद ही है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ। किसी को नहीं पसंद है तो कोऑर्डिनेशन एटलीस्ट कर जाना, ठीक है। कोशिश करो, उसको बार बार देखोगे तो समझ में आने लगेगा, और आ जाता है ना, बिल्कुल आ जाता है, आराम से आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे चलेंगे सर, फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक बार हम देखते हैं थोड़ा सा। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखो जी, फिजिकल केमिस्ट्री में जो एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया ये बहुत हैवी वेटेज रखता है एग्जाम में, एंड दैट इज व्हाट क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इतना वेटेज क्यों रखते हैं, इसका भी रीजन है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 39 यूनिट्स आती है ना, उसमें से 14 यूनिट फिजिकल की है, उस 14 में से भी 4 यूनिट क्वांटम की है, सबसे ऊपर एग्जैक्टली 4 यूनिट क्वांटम की है। तो अगर हम देखें ना 4 यूनिट, तो क्वांटम 1 यूनिट नहीं है। जब हम बात करते हैं 39 यूनिट्स की नेट के सिलेबस की, तो उसमें जब हम क्वांटम पढ़ते हैं ना, तो हमने 1 यूनिट नहीं करी, हमने 4 यूनिट करी, ठीक है। और हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के रिस्पेक्ट में अब मान लो क्वांटम में कई बच्चे समझते हैं कि सर गणित बहुत है ना, मैथ्स बहुत है ना, तो मैथ्स में तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यार क्वांटम में प्रॉब्लम होगी। तो सवाल उठता है कि सर क्वांटम जो कि जनरली 20 से 25 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है जी। तो हाँ, अगर 20 से 25 नंबर का पूछा जाता है, और माइंड इट 4 यूनिट है इसमें, तो 4 यूनिट कहीं ना कहीं 20 से 25 नंबर की आती है। तो अगर क्वांटम बन रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं बन रहा तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है ना। तो सब्स्टिट्यूट है भैया छोटे छोटे जिसमें पॉलीमर आता है, 4 नंबर पक्का। जिसमें आता है जी सरफेस, इसमें भी 4 नंबर पक्का। फिर अगेन सॉलिड स्टेट, राइट ना। तो ये इसके क्या है जी, सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मतलब कि हाँ ये चैप्टर आसान है, और अगर इन सबको कर लूंगा तो सवाल इनसे आता है, और वेटेज कहीं ना कहीं इसके बराबर ही दे जाता है। तो जिसको डेफिनेटली जिसकी फिजिकल है प्रायोरिटी में, उसको तो क्वांटम करनी है, नहीं हाउ सारे ही करने हैं जो मैंने लिख दिया। प्रायोरिटी में है ही तब जब आप क्वांटम कर रहे हैं, एग्जैक्टली हाँ यही बात है ना। है। बट जिसको ऐसे फोबिया है थोड़ा सा मैथमेटिक्स से, है ना, तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। इस कॉम्बो को फॉलो करो एंड दैट्स इट। इसके इक्विवेलेंट ही तुम्हें क्वांटम के नंबर मिल जाएंगे। दूसरा जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूं, दैट इज व्हाट केमिकल काइनेटिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो हाँ, प्रीवियस ईयर में कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे हम सर 2011 से लेके जैसे कि 15, 16, 17, 18 तक देखते पेपर देखते, तो उसमें ट्रेंड अलग होता है, चैप्टर्स का चेंजेस होते हैं। अब जैसे रिसेंट ईयर में हम ऑब्जर्व करते हैं ना काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स बहुत हाई वेटेज रखने लग गया है, ऑलमोस्ट क्वांटम जैसा ही है ना। ये भी जैसे 15 से 16 से 18 कुछ इस रेंज में ही पूछा जाता है, 15 से 20 मान लेते हैं, ठीक है, इस रेंज में ही पूछा जाता है। तो हाँ, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें ध्यान रखना है,
फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज व्हाट केमिकल काइनेटिक्स, राइट? इसका भी सर वही है, कोऑर्डिनेशन वाला ही, जैसे Exactly. कि बहुत पहले से देखते आ रहे हो। क्वांटम का चलो सर ने कहा, जैसे अलजेब्रा हो गया शुरू में, ऑपरेटर वगैरह नया रखता है ना, थोड़ा सा नया लगता है, मगर ये तो यार बहुत पहले से देखते आ रहे हो, और प्यारा सा टॉपिक है। इसका मतलब वो नहीं है कि वो प्यारा नहीं है, वो भी है, बट ये बहुत पहले से देखा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा, और अभी तक पढ़ रहे हो, तो वो सारी चीजें बिल्कुल बेसिक वाली हैं और आती हैं, तो दैट मींस हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये सर ने बोला, जैसे हमने ये भी 12वीं कक्षा में पढ़ रखा है, तो हाँ ये भी, इसकी भी स्टोरी कहीं ना कहीं। इवन सर इसके कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो 12th स्टैंडर्ड के होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, जो अभी रिसेंट नेट हुए हैं उसमें आया भी हुआ, डायरेक्ट ई नॉट सेल पूछा हुआ है ना। तो सिंपल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, काइनेटिक्स के सवाल है, इनमें तो जनरली सवाल आते ही हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली 8 से 10 नंबर की पूछी जाती है कंसिस्टेंटली, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ग्रुप थ्योरी, अब जैसे ग्रुप थ्योरी हो गया, ये अलग हो गया थोड़ा चैप्टर, है ना, जो स्पेसिफिकली नेट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसमें भी कहीं ना कहीं अपने पास 8 से 10 नंबर का मामला बनता है। और इन सारे टॉपिक में से ये जो एक टॉपिक मेंशन है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो ये जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है ना यार, ये बहुत इजी है प्लस स्कोरिंग है। तो यही तो फीचर है किसी भी टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोलने के। बिल्कुल, ये डेफिनेटली तुम्हें मार्क्स देके जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ अपने पास सीक्वेंस है, क्वांटम एंड देन अगेन इलेक्ट्रो काइनेटिक्स, और क्वांटम का सब्स्टिट्यूट क्या है भैया? पॉलीमर, सरफेस और सॉलिड। तो ये तुम्हारा कुछ ओवरऑल हम कह सकते हैं फिजिकल की स्टोरी है, जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। बस इन्हीं को जो मैंने बातें बताई हैं ध्यान में रखो, तो भैया बात बन जाएगी। देखो, फिजिकल से जिसको डर लग रहा है, ये अगर भाई किसी की प्रायोरिटी हो तो सब करेगा ही, सब करना है। जिसको डर लग रहा है यार, अब जैसे सर ने बताया ई नोट वाला क्वेश्चन आया था, किसी को अगर डर है ना, वो छोड़ चुका है फिजिकल, वो छोड़ चुका है, उसको ई नोट भी बहुत हवा लगेगा, हाँ नहीं होगा उससे, हाँ। मगर आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाओ ना, तो सीधा मार्क्स मिल रहे थे यार, सीधा मार्क्स मिल रहे थे। और फिजिकल केमिस्ट्री में यही है ना यार, तू बीच में से कोई भी टॉपिक उठा ले, हाँ, वहीं से भी अगर बस फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, फॉर्मूले में बस एक तो तुमने सवाल कर रखे हैं, पक्का बन जाएगा सवाल उससे, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब सवाल उठता है कि अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल, जो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो बोला, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है यहाँ पे। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने क्या बोला कि कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठाओ, उसका फॉर्मूला देखो, यूनिट देखो, सवाल लगा दो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल सीक्वेंस में ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने जीओसी नहीं पढ़ी ना, तो आप आगे जा ही नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज कई बार ऐसा होता है कि मैंने इलेक्ट्रो के बजाय काइनेटिक्स पहले पढ़ लिया, चल जाएगा, सर जाएगा, सब चीजें सर जाएगी। आप कदम भी नहीं रख सकते ऑर्गेनिक में अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जीओसी की ऐसे पेपर में ढूंढने जाओगे ना, यूट्यूब पे सर्च करोगे कि जीओसी कितनी आई है, कुछ नहीं दिखेगा, बट उसके बिना शुरुआत ही नहीं है, नहीं हो सकती। तो इसीलिए ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है जो अगर आपने पढ़ने लगे हो तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको बिल्कुल अलग अलग टॉपिक देखने हैं तो कुछ अलग अलग टॉपिक होते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, पेरिसाइक्लिक हो गया, ये अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स हो गए, ये अलग अलग हो गए हैं। बाकी एक एक रिएक्शन को पहचानना, जैसे ऑर्गेनिक का जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि ऑर्गेनिक के मास्टर के अलावा सबको ये चीजें लगती होगी, हमें भी लगती होगी, कि पहचानना कि भाई ये कहां से है क्वेश्चन, हाँ, बिल्कुल, किस मैकेनिज्म क्या लगने वाला है, अटैक अब क्या होने वाला है। तो अगर आपको वो जानना है तो प्लीज ऑर्गेनिक को सीक्वेंस में पढ़ना स्टार्ट करो, और यकीन मानना आपका डर खत्म होने लगेगा, है ना। जब पढ़ते थे हम भी तो ऑर्गेनिक हमेशा सीक्वेंस में पढ़िए। सबसे पहले भाई जीओसी शुरू करना, जीओसी पहले सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ना प्लस एरोमेटिसिटी, ये उनके लिए है गाइस जिनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रायोरिटी पे है। अब जो प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं उसके लिए हम ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स के नाम ले चुके हैं, जैसे कि पेरिसाइक्लिक हो गया, सर अलग हो गए, जो मतलब हम पढ़ सकते हैं अलग से, है ना। जैसे हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ये भी बहुत वेटेज रखता है। एनएमआर हो गया ना, बायोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। तो ये हो गया उनके लिए जिनमें प्रायोरिटी नहीं है ना ऑर्गेनिक के लिए। बट अगर प्रायोरिटी है तो भैया फिर सीधी सी बात है, सीक्वेंस है और सब पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, स्टीरियो तक भी मत छोड़ो, क्योंकि स्टीरियो मत छोड़ो, क्या स्टीरियो के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। हर क्वेश्चन में आएगा स्टीरियो, बिल्कुल। तो और ये एरोमेटिसिटी भी तब समझ में आएगा, जीओसी समझ में आ रहा होगा तब। भाई कार्बोकेटाइन स्टेबल है या नहीं है ये पता होना चाहिए ना, और उसको पता करने के लिए कहाँ क्या ग्रुप लग रहा है ये सब आपको पता होना चाहिए। वो सब चीज जीओसी में डिस्कस करते हैं, बिल्कुल। तो ये कुछ इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि जीओसी हो गया, तो यही स्टेप्स है, पहले जीओसी पढ़ी जाती है, फिर एरोमेटिसिटी, राइट ना, फिर अगेन इंटरमीडिएट्स की स्टोरी होती है, फिर मैकेनिज्म आता है, फिर देन रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन, एंड देन
पेरिसाइक्लिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेरिसाइक्लिक, फोटो, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह ये सब चलते रहते हैं। तो ये ध्यान हम्म। रखना, ऑर्गेनिक अगर स्ट्रेंथ बनानी है तो शुरुआत से बनाओ, एक एक लिंक करके चीजों को बिल्कुल चलो। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी शुरू कर दिया, बिल्कुल सीक्वेंस में जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, मतलब है ना? सीखोगे थोड़ा सा हाँ। ना, डर नहीं लगेगा, फिर लगाव होगा, और जब लगाव होगा ना तभी चीजों को कर पाओगे। बिल्कुल, सीधी सी बात है, आपको सब्जेक्ट प्यारा लगने लगेगा तभी इसकी फिर कोई 2-3 बुक खोल के देखोगे कि भाई कैरोथर्स में क्या है, ग्लेडन में क्या है, ये सब करके देखोगे। तो ये एक आपके लिए सलाह है, ठीक है। बाकी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ही। एक ट्रैक क्या रहने वाला है, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि बहुत सारा पूरा देखना होता है ना, पूरा करवाया जाता है, सब कुछ करवाया जाता है, बट जब हम कर रहे होते हैं तो हम कुछ चीजें छोड़ते हैं, छोड़ जाते हैं और छूटती भी है। तो इसको ये मत समझना कि मेरी प्रिपरेशन कमजोर है, ऐसा कोई भी नहीं है जो 100 करके जा रहा है, 100%। इसमें सर मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं। जैसे ये होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में मान लो हमने कोई भी एक चैप्टर प्रिपेयर किया, लेट सपोज हमने इलेक्ट्रो प्रिपेयर करी। अब इलेक्ट्रो में कुछ सवाल जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें एक आधा सवाल ऐसा होता है जो हमसे नहीं बन पाता डेफिनेटली एज अ प्रैक्टिस, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इलेक्ट्रो नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इलेक्ट्रो नहीं आता। तो अगर किसी भी चैप्टर को ये जज करना है कि वो हमारा चैप्टर तैयार है कि नहीं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि चैप्टर की थ्योरी पढ़ो और प्रीवियस ईयर लगाओ। अगर प्रीवियस ईयर लग रहे हैं तो भैया वो अपना चैप्टर तैयार है, बात खत्म, ठीक है। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। और जैसे सर ने बताया ना कि पीवाईक्यू लगाते वक्त एक आधा क्वेश्चन जो अटकेगा ना, उस अटके हुए क्वेश्चन के बेस पे एक छवि क्रिएट मत करना एग्जैक्टली कि आप इसमें कितने स्ट्रांग हो या कितने कमजोर हो। वो एक क्वेश्चन शायद कोई उस दिन, जिस दिन वो टॉपर रहा होगा उस एग्जाम का, उसने भी शायद लीव किया होगा, क्योंकि ये नेट है। मैं आपको ही कहूं कि 60 क्वेश्चन बनाने हैं और 25 ही अटेम्प्ट करवाने हैं, तो डाले जाएंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ही अव्वल दर्जे के उन पे ध्यान नहीं देना है, उन पे हमें ध्यान नहीं देना है। ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ है, आप करना चाहते हो सारे क्वेश्चन, बट हाँ ये एक थोड़ा सा ना, मतलब ये स्वीकार करना चीजों को कि एक आधा क्वेश्चन अगर अटक रहा है, उसके बेस पे बिल्कुल सही कहा है सर ने कि छवि मत बनाना कि भाई ये वीक है या बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है टॉपिक। इसमें एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं कि केमिस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल हम नेट की तैयारी करते हैं, उसमें 6 महीने का इंटरवल होता है, विच इज सफिशिएंट। बट इसमें ऐसा होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं और हमने उससे पहले लेट सपोज थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया है, ठीक है, तो वो पढ़ लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको भूल जाओ। जनरली ऐसे ही होता है कि हमने जैसे कोऑर्डिनेशन चल रहा है तो हम कोऑर्डिनेशन की सवाल कर रहे हैं और पिछला खत्म हो गया। तो पिछला खत्म हो जाएगा ना, तो नेट में जो टाइम इंटरवल है ना, वो इतना कम है कि हम उसको एंड में जाके रिवाइज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री कितनी आती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री कितनी याद रहती है ये इंपॉर्टेंट है, सस्टेन क्या है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि नेट का जो भी या जो भी एग्जाम आप देते हो, क्रैक करोगे, उसका जो मेन आधार है वो यही है कि तुम्हारे दिमाग में कितना रह रहा है वो केमिस्ट्री जो तुमने पढ़ रही है, ठीक है। ये एकदम सही बात है भाई। और उसको मेंटेन करने के लिए पहला पॉइंट दैट इज जो तुम्हें रिवीजन रखना है, रिवीजन पे फोकस रखना है जी, रिवीजन ही आधार है, ठीक। और रिवीजन भी आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है, लेट सपोज आपने एक बार कोई टॉपिक पढ़ा है ना, आपने कहीं पर भी पढ़ा है वो टॉपिक, अब थोड़े दिनों बाद उसको रिवीजन करने का मन कर रहा है, और मन क्या, वो करना ही है, तो वो जो नोट्स बने हैं उन्हीं को ही करना है। ऐसा नहीं है कि चल भाई अब दूसरा एक बार कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना। उसी एक सोर्स पे आपको बार बार रिवीजन करना है, रिवीजन, दोबारा एक ही चीजों को देखना। ये लोगों को लगता है कि एक चीज को दोबारा देखूंगा तो मुझे फायदा क्या होगा, भैया बहुत फायदा होगा, और ये ही एकमात्र उपाय है। आपने जितनी चीजें पढ़ी है ना, यकीन मानना, और इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक, अगर इन तीनों चीजों के नोट्स लास्ट तक आपके दिमाग में सस्टेन हो गए, पेपर में जाके क्वेश्चन को पहचान लिया कि ये नोट्स में कहां से लग रहा है, तो आप आराम से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ये होता है जब आप इसकी क्वेश्चन पेपर जब सोल्व हो रहा होगा ना, तब आप देखोगे मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके नोटबुक में थे, आपने वो पढ़े भी थे, बट वहां पर रिवीजन के कारण कम था, तो वहां पर अप्लाई करने में कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर आप बहुत सारे डाइवर्स सोर्सेज को फॉलो करेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी कम निकलेगी। हाँ। वेयर एज अगर आप एक ही चीज जो आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी, जिसके आप नोट्स बना चुके हैं, उसी में अगर स्टक रहेंगे तो वो चीज ज्यादा आपको प्रोडक्टिविटी देगी, या यूं कह ले कि वो ज्यादा हेल्प करेगी आपको, ठीक है। तो हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ही सोर्स से अपना रिवीजन रखना है, और एक सोर्स ऐसा हो गया कि भाई छप चुका है दिमाग में, एकदम पी लिया एग्जैक्टली। हाँ। तब आप कोई वर्ड आपको पता होने चाहिए, तब वर्ड टू वर्ड पता होने चाहिए, तब आप कुछ और देख रहे हो तो उसको बार बार कुछ नया मिले उसको ऐड कर लो। बिल्कुल। क्वेश्चन जब भी टॉपिक खत्म होता है, पेज आप खाली छोड़ते ही हो, उसके में वो लिखते रहो। पीवाईक्यू जब आप कर रहे हो, जैसे अगला पॉइंट ही है कि क्वेश्चन सोल्व करने आपको,
क्वेश्चन सोल्व करने समझने हैं, है ना। एक ये होता है कि क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, अप्लाई करने से डर रहे हैं। नहीं करना भाई, अप्लाई करो, जो सच सामने आना है तो आना है, पेपर से पहले ही आ जाए भाई, ताकि कोई जैसे पता लग जाए कि हाँ भाई ये टॉपिक वीक है, उसको दोबारा देख तो पाऊं मैं एटलीस्ट। और इसको जज करने का तरीका ही यही है, कोई टॉपिक वीक है स्ट्रांग है, क्योंकि हमने पहले ये बात डिस्कस कर ली है कि नेट में सेलेक्टिव पढ़ना है। अब मान लो तुमने कोई XYZ कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब वो तुम थ्योरी पढ़े जा रहे हो, उसका सवाल पिक, क्योंकि पेपर में तो सवाल आएगा, अब तुम सवाल कर ही नहीं रहे। अब मान ले तुमने पेपर के आगे सोचा है कि भैया 10-15 दिन रह जाएंगे तब हम सवाल करेंगे, तो वो भैया पैनिक क्रिएट करता है। तो आप साथ की साथ ही जैसी थ्योरी खत्म हुई तुरंत PYQs लगाइए। PYQs कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर सिंपल सा मतलब होता है सर, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे नेट के कर रहे हो, गेट के कर रहे हो, जैम वगैरह, Exactly, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड बन रहे हैं, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली, वहीं से उठाया होगा, और IIT या नेट वाले जो प्रोफेसर हैं ये सब लोग बना रहे हैं, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और बिल्कुल सर ने सही कहा कि इस भ्रम में मत रहना आखिरी 10 दिन में क्वेश्चन लगा लूंगा। एक तो ये लगेंगे नहीं पहली बार, ठीक है, और अगर उन 10 दिनों में क्वेश्चन नहीं लगे ना, मतलब कि ये लेट सपोज ऐसे तो होगा नहीं कि आप सिर्फ 10 क्वेश्चन लगा रहे हो, चलो आप इतने आइडल हो कि भाई आपने जो डिसाइड किया वो आप कर रहे हो और 10 दिनों में आप सिर्फ क्वेश्चन लगा रहे हो, और तब अगर आपके वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या सही नहीं हो रहे हैं ना, तो भैया वर्स्ट कंडीशन होगा, वो फिर ऐसा होगा कि पैनिक क्रिएट हो जाएगा एकदम, बहुत वो सारी प्रिपरेशन को वर्स्ट कर देगा तुम्हारी, है ना। तो उस चीज को अपन एंड तक ना ले जाके स्टार्टिंग में ही साथ के साथ टॉपिक खत्म हुआ, PYQ खत्म, आखिरी के 10 दिन तो भाई मैं तो नोट्स ही कहूंगा, उसको पढ़ते रहो बस। और नोट्स में पढ़ाते वक्त सर इतने PYQ तो होते ही हैं, वो जनरली सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज ही मेंशन होते हैं, तो आप उसको भी साथ के साथ ही रिवाइज ही हो जाते हैं, वो तो साथ के साथ ही हो जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। अब आपके पास जो 5-6 महीने हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसको कैसे डील करना है। अगर हम बात करें 5-6 महीने में आपके पास, देखो पहले तो यही है सिलेबस पूरा करो। अब देखो ये जो 5-6 महीने है ना, अब दिसंबर में 4 ही महीने, आई थिंक 4-5 महीने, इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं। अगर कोई पहली बार घर बना रहा है, मतलब पहली बार सिलेबस पूरा कर रहा है, तो उसको कोई एक्स्ट्रा अलग से टाइम नहीं मिलने वाला रिवीजन के लिए। उसको क्या करना है, लेट सपोज कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ, थर्मो शुरू हो गया है, तो भैया कोऑर्डिनेशन को भूले ना, रिवाइज करते रहे। थर्मो शुरू हो गया है, क्वांटम आगे चल रहा है, तो थर्मो को भी रिवाइज करते रहे। आपको एक्स्ट्रा अलग से समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो नेट का एग्जाम है उसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं और टाइम इंटरवल कम है, बट वो जितना भी टाइम है वो सफिशिएंट होता है। अब वो सफिशिएंट टाइम को अच्छे तरीके से यूज करने का तरीका यही है कि जो भी चैप्टर चल रहा है एक तो उसको याद रखना है, और साथ ही जो नया चैप्टर है उसको साथ साथ कवर अप भी करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो हो चुका उसको भूल जाए, है ना, तो उसको भी याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि एंड तक जाते जाते हमें ऐसा लगता है कि भैया कुछ पता ही नहीं है, और फिर वो घबराहट, तो फिर वो चीज ना हो, इसीलिए हमें सारी चीजें पैरेलली साथ ही लेके चलनी होती है। भाई एक टॉपिक चाहे कम पढ़ लो यार, सच्चाई ये है, एक टॉपिक कम पढ़ लो, पर जो पढ़ लिया ना उसे रिवीजन करना पड़ेगा इन 4-5 महीनों में। हाँ, जिसने पहला एक अटेम्प्ट दे रखा है, कंटेंट पूरा बना रखा है, वो रिवीजन कर रहा होगा, ठीक है। मगर जो साथ साथ बना रहा है, जो जैसे क्वेश्चन ये है कि भाई क्या 5-4 महीने इनफ है, आप ये तरीका ध्यान रखना कि साथ साथ आपको रिवाइज करना है। एकदम इंतजार करोगे ना कि ये जब खत्म होगा तब मैं पिछला रिवीजन करने लगूंगा, बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल ये बात ध्यान रखना, साथ साथ करते चलो। और प्रीवियस ईयर सर, प्रीवियस ईयर मैं फिर से दोहराऊंगा, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा क्यों है, वो चीज तुम खुद फील कर पाओगे जब बंदा सॉल्व करता है ना, तो खुद फील करता है भी बढ़ता है भाई, इन द सेंस कि देखो उसके 2 इंपॉर्टेंस है। एक तो सर ने बोला कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, दूसरा तुम्हें पता लगेगा कि हाँ अगर मान ले मैं काइनेटिक्स पढ़ रहा हूं तो इस काइनेटिक्स में मुझे जब रिवाइज करना है तो मुझे किस सेक्शन को ज्यादा एम्फोसिस है ना, वो रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, जिसको आप कहते हो शॉर्ट नोट्स, है ना। शॉर्ट नोट्स कहां से निकालने हैं, वो सारी चीजें हमें प्रीवियस ईयर से आइडिया मिलेंगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, बिल्कुल जी। और एक ना सच्चाई पता है क्या है, जब तक सोचते रहोगे कि यार उठाऊं, अच्छा थर्मो चल रहा है, इधर मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म रिएजेंट चल रहा है, और इधर सर चला रहे हैं कोई ESR मोस्फेयर पढ़ा रहे हैं, तो मैं साइड में क्या उठाऊं, अगर ये रिवीजन के लिए क्या उठाऊं, ये सोचते रहोगे ना कि उठाऊं या ना उठाऊं, भैया उठा लो। ये सोचते रहोगे हवा वन में रहता रहेगा, इससे अच्छा कोई टॉपिक शुरू कर लो पढ़ना। कोऑर्डिनेशन उठा लिया, कोई जीओसी, अगर जीओसी भी देखते रहो, है ना, वो तो चलो आपको आ ही जाएगी जब पूरा ऑर्गेनिक पढ़ते जा रहे हो। कई बार सर एक ये साइकोलॉजी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोऑर्डिनेशन रिवाइज कर रहे हैं, तो हमें मन में ऐसा गिल्टी रहता है, थर्मो बची हुई है ना, थर्मो। ऐसा जरूरी नहीं है भाई, वो गिल्टी नहीं है, तू एक चीज कर रहा है, दैट इज व्हाट सफिशिएंट। ऑब्वियसली किसी एक टाइम पे एक ही चीज कर पाओगे आप, है ना। तो जो चीज कर रहे हो ना उसमें 100% एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करो,
ठीक है, यही इस पूरे नेट का मूल मंत्र है कि जो चीज तुम कर रहे हो उससे अगर सवाल बना आया तो वो पक्का बनना चाहिए जी सवाल, गलत ना हो, बिल्कुल बिल्कुल है ना। ये ऐसा ना हो कि यार 4 दिन हो गए कोऑर्डिनेशन करते हुए, 4 दिन तो नहीं लगेंगे, अब हटा इसको समेट, पता लगे आखिर वाला ही पार्ट जरूर देखना था, तो भैया आखिरी कई बार उल्टा रिवाइज करने लग जाया करो। उल्टा रिवाइज मतलब कोऑर्डिनेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म अलग से रिवाइज कर रहे हो तो कर रहे हो, आप डेली आइसोमेरिज्म से रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म पहुंचते ठंडे हो गए हो, ये कभी जीवन में रिवाइज ही नहीं हो पाया और इसी से क्वेश्चन सवाल उसी से बन जाएगा क्या, तो ये वाला ध्यान रखना, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बातें गाइस, ये सारी बातें आई थिंक सो आप भी समझ पा रहे होंगे, सब पता होगा आपको। बस ये होता है ना, एक तो हमें पता है, दूसरा हमें इंप्लीमेंट करना है। पर जिसने इंप्लीमेंट कर दिया ना भैया, वही अपना किंग हो जाएगा इस पूरी चीज का। ये जो 4-5 चीजें बताइए आइडल है, ये भाई 8वीं का पेपर दिया था ना, तब भी मैडम बताती थी कि ऐसे ऐसे करना है। और ये होता है कि करते वक्त इसको भी दिक्कत होगी और इसको भी दिक्कत होगी, एक छोड़ देगा और एक दौड़ता रहेगा, जो दौड़ता रहेगा वो कहीं ना कहीं तो जीतेगा ही भैया ना। मतलब लगे रहो। ऐसा जैसे हमने बताई है ना, उसमें बहुत सारी विघन आएंगे। ये पीवाईक्यू करने लगोगे उसमें भी दिक्कत आने लगेगी। एग्जैक्टली, जैसे हमने बता दो दिया, स्ट्रेटेजी बता दी आपको। हालांकि ये तो एक जनरलाइज्ड स्ट्रेटेजी है ना, अपनी अलग अलग भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें कैसा, तुम्हारा ऑलरेडी बैकग्राउंड कैसा, स्टडी का बैकग्राउंड। तो हाँ, ये जनरलाइज्ड है, ठीक है, मतलब ये काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रह सकता है, ठीक है। बट हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं जो भी बातें हैं वो बहुत जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। मतलब ये बिल्कुल आखिरी में ये बोलना चाहूंगा कि ये सब करते वक्त हर किसी को थोड़ी थोड़ी रुकावट आएगी, किसी को रिवीजन में बहुत समय लग रहा होगा, किसी को क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही होगी। भैया सिर्फ एक ही है कि छोड़ना मत, लगे रहो, मैराथन है लंबी, बस दौड़ते रहो, आएगा, है ना। ऐसा तो कोई आइडल लिखा है वहां पे, आइडल सर फिजिकल और इनऑर्गेनिक सब में पढ़ते हैं, आइडल चीजें मतलब एग्जिस्ट नहीं हो रही होती है, बट उसके करीब हमें पहुंचना है ना, उसके करीब हमें पहुंचना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी उपलक्ष्य में एक लाइन है सर, बहुत बढ़िया कवि है हमारे दिनकर जी, है ना, उसकी एक बहुत मस्त लाइन है, पंक्ति है, मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर। जैसे उनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार से कि विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो जी। जब भी कोई विपत्ति हो या विरोध हो, उसमें अडिग रहो, अटल रहो, है ना। तो विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। ठीक है। तपा है जो, जला है जो, ये सिद्धांत है साइंस का, जो भी तपेगा जलेगा। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। क्या बात। समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो, सफल रहो। बहुत बढ़िया। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, घटागिरी अटूट हो मगर सदा प्रबल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। गाइस, तो हाँ, कहीं ना कहीं हमें बस अपना पेशेंस बना के रखना है, और कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, हम सब चीज अचीव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसी थॉट के साथ हम आपसे आगे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच।